तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बेसिकली ब्रिक्स के बारे में देखेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ये थर्ड पार्ट है। तो इसके पहले ऑलरेडी मैंने एआईबी के बारे में, वर्ल्ड बैंक के बारे में कवर कर लिया है, तो वो दोनों वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे भी मैंने आपको बता दिया है, बार बार वही चीज़ कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को आप स्किप नहीं कर सकते हैं एट एनी कॉस्ट, क्योंकि यूपीएससी में हर साल क्वेश्चन फिक्स है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में। तो इसमें बेसिकली हम लोग ब्रिक्स बैंक के बारे में देखेंगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में देखेंगे, और साथ ही साथ हम लोग सीआरए कवर करेंगे, कंटिजेंसी रिजर्व एग्रीमेंट। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में और ब्रिक्स के बारे में यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ लिया है। सीआरए का टॉपिक पेंडिंग है, तो सीआरए का टॉपिक इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बात पता होना चाहिए। इसके साथ ही साथ हम लोग डील करेंगे जितने भी पास्ट के क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा है रिलेटेड टू ब्रिक्स, न्यू डेवलपमेंट बैंक और सीआरए, उसके साथ हम लोग डील करेंगे। तो चलिए एक सेकंड रुकिएगा, मैं थोड़ा पेन निकाल लेता हूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग को ब्रिक्स के बारे में ये पता होना चाहिए कि ब्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बट इट इज एन एनुअल समिट बिटवीन द सुप्रीम लीडर्स ऑफ 5 नेशंस। कि ब्रिक्स जो है बेसिकली इट इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स इज ए समिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शायद आने वाले टाइम पे यूपीएससी यही एक स्टेटमेंट फ्रेम करके दे दे कि ब्रिक्स इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हमें ध्यान रहेगा नहीं, एग्जाम के प्रेशर के कारण हम मार्क कर देंगे कि ऑर्गेनाइजेशन तो ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो हम लोग पढ़ते ही रहते हैं, बट ब्रिक्स इज ए समिट, ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर शांघाई चाइना में। 42% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ब्रिक्स कंस्टिट्यूट करता है। रीजन बीइंग क्योंकि ब्रिक्स के अंदर में चाइना और इंडिया है, तो दो बड़े देश जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वही दोनों ब्रिक्स के अंदर में आ जा रहे हैं। तो ब्रिक्स का इसीलिए वर्ल्ड का पॉपुलेशन का 42% कंस्टिट्यूट करता है। अब ये और बढ़ चुका है, 43-44% के आसपास है। ब्रिक्स में इक्वल शेयर होल्डिंग है, दैट इज 20% ईच। 5 नेशंस है तो पांचों का 20-20-20-20% करके आता है, और इक्वल वोटिंग राइट्स है क्योंकि जिसका जितना शेयर होल्डिंग का कंट्रीब्यूशन उसका उतना वोटिंग राइट। जब हमने न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में पढ़ा था, सॉरी, जब हमने एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे भी हमने यही पढ़ा था कि एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में जिसका जितना शेयर होल्डिंग पावर होता है उसका उतना वोटिंग राइट होता है, ठीक है। बट आगे अभी हम लोग देखेंगे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक और सीआर में वो कैसे चेंज हो जाता है, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन है जो यूपीएससी की तरफ से पेंडिंग है, बट आने वाले टाइम पे शायद यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। वो है कि ब्रिक्स प्लस के बारे में यूपीएससी पूछ सकता है कि ब्रिक्स प्लस क्या है। ब्रिक्स में टोटल 5 कंट्रीज है, आपको पता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। बट आने वाले टाइम पे ये पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स प्लस में और कौन से कंट्री है। तो चाइना बेसिकली कह रहा है, चाइना प्लान्स फॉर अ ब्रिक्स प्लस या फिर फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स बाय इंक्लूडिंग 3 और कंट्री, पाकिस्तान, श्रीलंका और मैक्सिको, जिसको मैंने ट्रिक बना करके रखा है, एमएसपी करके आप याद रख सकते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं, बेसिकली आपका मैक्सिको, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान है, सॉरी, मैक्सिको, श्रीलंका और पाकिस्तान, ये बात पता होना चाहिए। ये 3 कंट्रीज को ऐड करके ब्रिक्स प्लस बन जाएगा, ठीक है, जिसके बारे में चाइना कह रहा है कि बेसिकली बना दो। अच्छा, याद रखिएगा ब्रिक्स का एक एग्रीकल्चरल रिसर्च प्लेटफॉर्म है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में। तो यूपीएससी डायरेक्टली फैक्ट आपसे नहीं पूछ सकता है, बट ब्रिक्स के कोई स्टेटमेंट में यूपीएससी ऐसा फ्रेम करके दे देगा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्रिक्स, और उसमें वन ऑफ द स्टेटमेंट्स ये लिखा हुआ रहेगा कि ब्रिक्स जो है उसका एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म जो है इट्स हेडक्वार्टर इज इन चाइना, या फिर इट्स हेडक्वार्टर इज इन आपका साउथ अफ्रीका। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो ये बात पता होना चाहिए। बस ब्रिक्स के बारे में इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसका 6th ब्रिक्स समिट फोर्टलेजा में हुआ था 2014 में, ये आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ लिया कि फोर्टलेजा डिक्लेरेशन क्या चीज़ के साथ एसोसिएटेड है। यही जो न्यू डेवलपमेंट बैंक, क्योंकि फोर्टलेजा डिक्लेरेशन से 2 चीज़ें आई थी, एक न्यू डेवलपमेंट बैंक आया था, दूसरा सीआरए आया था, दैट इज द कंटिजेंसी रिजर्व एग्रीमेंट। तो ये दोनों फोर्टलेजा डिक्लेरेशन से आई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए कि फोर्टलेजा वो कौन सा समिट का पार्ट था, 6th ब्रिक्स समिट का पार्ट था, विच हैपेंड इन द ईयर 2014, ठीक है। अब याद रखिएगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का टोटल $100 बिलियन का ऑथराइज कैपिटल है, बट सब्सक्राइब कैपिटल $50 बिलियन का है। दैट इज हर एक नेशन जो है, 5 नेशन है, तो हर एक नेशन $10 बिलियन जो है उसे कंट्रीब्यूट करेंगे, ये बात आपको पता होना चाहिए सब्सक्राइब कैपिटल में। हेडक्वार्टर शंघाई में, ठीक है। इसके पहले हमने देखा था, याद रखिएगा ब्रिक्स का, तो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर भी शंघाई में, न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी हेडक्वार्टर आपका शंघाई में, बात पता होना चाहिए। पहले प्रेसिडेंट जो इंडिया से थे न्यू डेवलपमेंट बैंक के, हिज नेम वाज केवी कामत, ये बात पता होना चाहिए। ये फैक्ट यूपीएससी जनरली पूछेगा नहीं, फैक्ट्स को यूपीएससी पूछना अवॉइड करता है, बट कुछ कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के फैक्ट्स आपको फिर भी पता होना चाहिए। अच्छा, न्यू डेवलपमेंट बैंक किस एरियाज में बेसिकली परफॉर्म करेगा, किस एरियाज के लिए बेसिकली फंडिंग प्रोवाइड करता है, बात आपको पता होना चाहिए। दैट इज क्लीन एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये सब के लिए बेसिकली फंड्स प्रोवाइड करता है, ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए।
अब हम लोग बात करेंगे सीआरए के बारे में। तो सीआरए जो है उसके बारे में ये पता होना चाहिए, कंसिडरिंग द इंक्रीजिंग इंस्टेंसेस ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ब्रिक्स नेशन साइन सीआरए, कि फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट लोगों का मैच नहीं हो रहा था, जिसके कारण बहुत सारा लोन प्रोवाइड करना पड़ा था। तो उस केस में फॉर्टालेजा डिक्लेरेशन से सीआरए का गठन किया गया और कहा गया कि जितने भी शॉर्ट टर्म बीओपी क्राइसिस होंगे, जितने भी प्रॉब्लम के टाइम पे अगर देश बचे, जैसे आईएमएफ का बेसिकली काम यही होता है, आईएमएफ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज टू प्रोवाइड लोन्स टू द डेवलपिंग कंट्रीज और टू एनी ऑफ द लो इनकम कंट्रीज जो बेसिकली बीओपी क्राइसिस से अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म बीओपी क्राइसिस से बचाने के लिए सीआरए का भी गठन किया गया था कि यहाँ से पैसा दिया जाएगा। बट इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको ब्रिक्स और एनडीबी से अलग देखने को मिलेगा। जब मैंने ब्रिक्स और एनडीबी के केस में बात किया था तो मैंने आपको ये बताया था कि वहां पे इक्वल शेयर होल्डिंग, इक्वल वोटिंग राइट्स के बारे में, कि जिसका जितना शेयर होल्डिंग है उसको उतना वोटिंग राइट्स मिलेगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे हियर वोटिंग राइट्स एज पर कंट्रीब्यूशन गिवन, अनलाइक न्यू डेवलपमेंट बैंक जहाँ पे चाइना का हाईएस्ट वोटिंग राइट था, ठीक है, यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन के हिसाब से, यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन के हिसाब से बेसिकली वोटिंग राइट्स डिटरमाइंड होता है। जैसे चाइना ने मान लीजिए $41 बिलियन कंट्रीब्यूट किया है, मान लीजिए क्या ये मतलब चाइना का एक्चुअली कंट्रीब्यूशन है, चाइना $41 बिलियन कंट्रीब्यूट करता है, तो वो फंड को कितना एक्सेस कर सकता है, $21 बिलियन का वो फंड को एक्सेस कर सकता है। ब्राजील, रशिया, चाइना वो $18 बिलियन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, ये तीन देश, तो वो फंड को कितना एक्सेस कर सकते हैं, $18 बिलियन एक्सेस कर सकते हैं। बट साउथ अफ्रीका बस $5 बिलियन अपने फंड को कंट्रीब्यूट करा है, बट वो एक्सेस कर सकता है $10 बिलियन, मतलब मुसीबत के टाइम पे वो $10 बिलियन तक की मांग कर सकता है सीआरए से, ठीक है, सीआरए के पैसे में। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। चाइना जो है फंड कम है उसका, 41 दे रहा है, बट वो फंड एक्सेस कर सकता है 21, मतलब हाफ के आसपास, ठीक है। ब्राजील, रशिया, इंडिया जितना दे रहा है उतना कंट्रीब्यूट करेगा, बट साउथ अफ्रीका जितना दे रहा है उससे डबल वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट एक्चुअल में बन करके आएंगे, जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो एक्चुअल में बन करके आएगा कि साउथ अफ्रीका डबल फंड कर सकता है, इंडिया जो है वो उतना ही कर सकता है जितना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सीआरए के ऊपर में क्वेश्चन पेंडिंग है, अगले बार अगर यूपीएससी ब्रिक्स के ऊपर में पूछा क्वेश्चन तो सीआरए डैम चौराने वाला है, ये बात लिखवा करके रखिएगा। मतलब सीआरए आने का चांसेस का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, मतलब अभी नहीं तो कभी, बट यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, यार पता होना चाहिए, ठीक है। विथ रेफरेंस टू ब्रिक कंट्रीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, ये यूपीएससी का 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है। यूपीएससी ने पूछा था कि एट प्रेजेंट चाइना का जो जीडीपी है इज मोर देन द कंबाइंड जीडीपी ऑफ ऑल द 3 अदर कंट्रीज। उस टाइम पे बस ब्रिक हुआ करता था, एस मतलब साउथ अफ्रीका उस टाइम पे इंक्लूड नहीं था। तो ये पहला क्वेश्चन था कि इंडिया का जो जीडीपी है, चाइना का जो जीडीपी है वो बाकी 3 देशों की जीडीपी से ज्यादा है। तो नॉर्मल सा बात है, चाइना बहुत बड़ा देश है, ठीक है। उस टाइम अगर आप कॉमन सेंस लगाते तो पहला स्टेटमेंट को ऐसे भी आप डिड्यूस करके मार्क कर देते कि हाँ होता ही होगा, क्योंकि बाकी जो 2 कंट्रीज हैं, ब्राजील ये सब, वो छोटे कंट्रीज हैं, तो उसका जीडीपी के मुकाबले चाइना का जीडीपी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरा, चाइना का पॉपुलेशन इज मोर देन द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ एनी 2 अदर कंट्रीज। तो ये गलत है क्योंकि साथ में इंडिया है, तो इंडिया के साथ में अगर आप कोई दूसरे कंट्रीज को ऐड करेंगे तो नॉर्मल सा बात है वो चाइना को सरपास कर देगा। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, ये पता होना चाहिए, इसका आंसर 1 भी होगा। एक और क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था 2014 के पेपर में आया था कि फॉर्टालेजा डिक्लेरेशन क्या इससे एसोसिएटेड है। बहुत इजी क्वेश्चन था, अभी मैंने बताया था कि 6th ब्रिक समिट हुआ था इन द ईयर 2014, वहीं से फॉर्टालेजा में हुआ था, तो फॉर्टालेजा डिक्लेरेशन वहीं से आया था, जिसमें 2 बॉडीज बने थे ब्रिक्स के अंदर में, दैट वाज न्यू डेवलपमेंट बैंक, और एक आपका था एग्रीमेंट जो था कंटिजेंसी रिजर्व एग्रीमेंट, ये पता होना चाहिए। तो इसका आंसर 2 ओनली है, ब्रिक्स होगा। यूपीएससी का एक क्वेश्चन और है, यूपीएससी ने पूछा था कि विथ रेफरेंस टू अ ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज नॉन एज ब्रिक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट समिट ऑफ ब्रिक्स वाज हेल्ड इन रायो द जेनेरियो इन 2009। देखिए ऐसे भी अगर आप ट्रिक लगा दे तो पता है इसमें कि यहाँ पे 2 फैक्ट दिए हुए हैं, तो इस स्टेटमेंट का राइट होने का प्रोबेबिलिटी हाफ है रायो द जेनेरियो, और इस स्टेटमेंट और दूसरा जो है 2009 दिया हुआ है, तो इस स्टेटमेंट का राइट होने का प्रोबेबिलिटी और हाफ है, मतलब 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4। मतलब पहला स्टेटमेंट मुझे नहीं भी आता तो मैं उसे गलत मार्क करके आगे बढ़ जाता, क्योंकि 2 फैक्ट है, रॉन्ग होने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होता है। दूसरा, साउथ अफ्रीका वाज द लास्ट टू जॉइन द ब्रिक्स ग्रुपिंग। तो देखिए BRICS, तो लास्ट में साउथ अफ्रीका आ रहा है, नॉर्मल सीक्वेंस में सब कुछ हो रहा है, तो ठीक है साउथ अफ्रीका हो सकता है लास्ट कंट्री। अगर पहली बार किसी ने नहीं भी पढ़ा, मैं उस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि आपने पहली बार पेपर सॉल्व करे, आपको कुछ आइडिया नहीं ब्रिक्स के बारे में, तो आप उस टाइम पे कैसे क्या सोच करके आप पेपर मार्क कर रहे होते हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट कॉमन सेंस से डिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर 2 ओनली होगा, ठीक है, कि साउथ अफ्रीका वाज द लास्ट टू ज्वाइन, और पहला स्टेटमेंट में 2 फैक्ट है, तो पहला स्टेटमेंट ऐसे भी आपका आंसर नहीं होगा। देखिए पहला ब्रिक समिट जो है वो 2009 में हुआ था, और वो रशियन फेडरेशन में होता है, बस पता होना चाहिए। ये रायो द जेनेरियो में नहीं हुआ था, वो रशिया में हुआ था।
इसी के साथ हमने ब्रिक्स कंप्लीट कर लिया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक हमने पढ़ लिया और सीआरए पढ़ लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप ब्रिक्स और एनडीबी पढ़ना भूल भी जाते हैं बट सीआरए को गलती से भी भूलिएगा मत, क्योंकि क्वेश्चन पेंडिंग है तो एग्जाम में आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करना है दोस्तों तो आप टेलीग्राम व्योधम आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, तो आप जाकर के उसे देख सकते हैं। ठीक है, थैंक्स।